पाकिस्तान के कौमी और मुआशी मामलात, नई सोच, मजबूत ख्यालात और फैसला साज आवाजें एक प्लेटफॉर्म पर। वेल्थ स्टूडियो, जहां लीडर्स बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया अब्बासी और आप देख रहे हैं वेल्थ पाकिस्तान की खुसूसी इंटरव्यू सीरीज़ वेल्थ स्टूडियोज़। पाकिस्तान में आईटी का शोबा दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में मईशत के लिए एक नया सुतून बनकर उभर रही हैं। इस सारी सूरत हाल में आईटी के शोबे में पाकिस्तान में बहुत से चैलेंजेस भी हैं और इसके साथ साथ चीन जैसे मुल्क के साथ इसके अंदर ताउन के मौक़े भी मौजूद हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में आईटी के माहिर और ग्लोबल डिज़ाइन सॉल्यूशंस के हेड ऑफ़ मार्केटिंग एंड सेल्स सोहेल सरवर साहब। तो आज हम इनसे आईटी के मौजू पे और पाकिस्तान में आईटी के मुस्तकबिल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इनके हवाले से हम आपको ये भी बताते चलें कि ये तकरीबन जो पाकिस्तान के अंदर अब काम कर रहे हैं वो 15 बरस चीन के अंदर भी काम करके आ चुके हैं। तो इनसे आज एक बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू रहेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद आपको सबसे पहले। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ऐसा सबसे पहले आप बताइएगा कि जिस तरह से बहुत से लोग जो हैं वो अभी भी चीन में करियर बनाने का ख्वाब देखते हैं और आप चूँकि 15 साल चीन के अंदर रह के आए हैं, तो क्या आपके लिए ये एक मुश्किल फ़ैसला था या आसान फ़ैसला था? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। मेरे लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी क्योंकि तकरीबन 16 साल मैंने चाइना में गुजारे हैं, जिसमें 7 साल शंघाई में और 8 साल तकरीबन बीजिंग में गुजारे हैं। तो वहाँ पे जब मैं चाइना के अंदर गया था तो उस टाइम पर चाइना के अंदर एज़ अ फ़ॉरेनर और बीइंग द ओनली पाकिस्तानी बहुत कम लोग थे। और स्पेशली आईटी जो सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज़ के अंदर काम करना और बीइंग द ओनली फ़ॉरेनर काम करना और फिर चाइनीज़ कंपनी को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो कि मैंने एक्सपीरियंस की। और मैंने तकरीबन चाइना के अंदर रहते हुए 15-16 कंट्रीज़ में चाइनीज़ कंपनीज़ को रिप्रेजेंट किया। और ये चाइनीज़ कंपनीज़ स्मॉल कंपनी से लेकर बड़ी कंपनीज़ में भी मैंने काम किया है। इनमें से आपका अगर बेदू का नाम लें, अलीबाबा का नाम लें, एपस का नाम लें, किंगसॉफ्ट हो गया, अदर कंपनीज़ में मेरा जो टाइम वहाँ पे गुजरा है, मैंने पूरी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है चाइना की। स्टार्ट चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी के इनोवेशन को कैसे किया, एवोल्यूशन कैसे हुई, और ये एवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी की जो प्रोग्रेस है, सिर्फ मैं पब्लिक सेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैंने प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि मैं एज अ फॉरेनर वहाँ पे रह रहा था और वहाँ पे मैंने कैसे चाइनीज़ के साथ पब्लिक डीलिंग करते हैं, कैसे रोज़मर्रा के मामलात में आपकी चाइना की चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। और 15 साल गुजारने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे एज़ अ ब्रिज काम करना चाहिए पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। चाइना के अंदर ऐसी चीज़ें और इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी से है कि अगर हम उसका 10 से 20% भी पाकिस्तान के अंदर लाएं तो आई थिंक ये रियली हमें हेल्प दे सकता है। तो ये फ़ैसला मेरे लिए फ़ाइनेंशियली और फैमिली वाइज थोड़ा सा टफ़ था, लेकिन मैंने पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एज़ अ ब्रिज काम करने के लिए ये फ़ैसला लिया। अभी जैसे आपने ख़ुद भी बात की पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग के जी हवाले से, तो अब पाकिस्तान में आउटसोर्सिंग और फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। आप के ख़्याल में जो हमारी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो किस बेस पे और कौन से टैलेंट की बुनियाद पे पाकिस्तान को ज़्यादा प्रेफर कर मैं रही हैं? आपको इसकी सिर्फ 4 रीज़न्स बताता हूँ। सबसे पहली है अडॉप्टेबिलिटी। हमारे जो यंग टैलेंट है माशाल्लाह से वो बड़े अडॉप्टिव इन अ सेंस कि आप यूरोपियन टाइम ज़ोन ले लें, अमेरिकन टाइम ज़ोन ले लें, चाइनीज़ टाइम ज़ोन ले लें, दे आर ओके टू वर्क ऑन एनी टाइम ज़ोन। मैंने खुद रिमोटली 1.5-2 साल काम किया है अमेरिकन कंपनीज़ के साथ भी, चाइनीज़ कंपनी के साथ भी, और दे हैव अ डिफरेंट टाइम ज़ोन। नंबर 1। नंबर 2, सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे रीज़न लगती है इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर आप यूके में एक बंदे को हायर करते हो या एक प्रोजेक्ट लेते हो तो दैट आई थिंक इट विल कॉस्ट यू अराउंड 100 पाउंड्स टू 200 पाउंड्स। अब वही काम पाकिस्तानी टैलेंट आपको 60 पाउंड या 70 पाउंड्स के अंदर कर देता है, और क्वालिटी इज़ द सेम एज़ वेल। अच्छा, नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्किल्स।
माशाल्लाह से पाकिस्तान का अगर आप डेटा भी उठाएं तो तकरीबन 112 मिलियन लोग हैं जो कि प्रॉपर इंग्लिश, मैं उस इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हेलो हाय की, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर इंग्लिश जो कि आप प्रोफेशनली बोलते हो। तो 112 मिलियन लोग पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉपर इंग्लिश बोल लेते हैं। 48 से 58% तक लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी इंग्लिश स्किल्स इस मुकाबले में होंगी कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लें। तो इंग्लिश स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द डिलीवरी। हम लोग जो डिलीवरी देते हैं प्रोजेक्ट्स की और सर्विसेज की, उनका मेयार और स्टैंडर्ड सेम होता है जैसे कि बाहर की कंपनी से। और सेकेंडली हम टाइम लाइन्स को बड़ी और डेडलाइंस को बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करके टाइमली डिलीवरी विद क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। आपने खुद भी अभी काफ़ी सारे जो है वो मशवरे दिए हैं, जी जी। बड़े अच्छे जो मतलब इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। बट स्टिल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी 3 तजावीज़ आप देना चाहेंगे गवर्नमेंट को जो आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए फ़ायदेमंद हों? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी पॉलिसीज़ ये इम्प्लीमेंट करते हैं वो पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली विद द चेंज ऑफ एवरी गवर्नमेंट द पॉलिसीज़ फॉर द आईटी सेक्टर चेंजेस एज वेल। सो हमें जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी है ताकि आईटी सेक्टर को ये पॉलिटिकल इफ़ेक्ट से हम लोग दूर जाएँ। सेकेंडली हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें स्टेबिलिटी लानी है। स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, इंटरनेट फैसिलिटीज़, हमें कोई बैकअप ना रखना पड़े, हर चीज़ की एक प्रॉपर स्पीड जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। आपकी इलेक्ट्रिसिटी की फ़राहमी 24 घंटे, आपकी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की फ़राहमी। नंबर 3 टेक पार्क्स, जहाँ पे हर चीज़ बैंकिंग सेक्टर, हर इदारा उस टेक पार्क के अंदर हो। आपने एज अ एंटरप्रेन्योर जाना है और उस कंपनी को अपने वहाँ इस्टेब्लिश करना है, स्टार्ट करना है, हर चीज़ आपको पता हो A to Z कैसे करनी है और क्विकली आप इसको फिनिश कर। तो आई थिंक ये 3 तजावीज़ ऐसी हैं कि स्टार्ट में पाकिस्तान में आई थिंक हेल्पफुल करेंगी आगे फ्यूचर में जाके। जैसे कि आपने चीन के साथ भी काम किया और अमेरिकन कंपनीज़ के साथ भी काम किया, आप सबसे मेरे ख्याल से बेहतरीन अंदाज़ में इस फ़र्क को बता सकते हैं कि दोनों के जो काम करने का अंदाज़ है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ओवरऑल बिज़नेस के हवाले से क्या फ़र्क है और पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए इन कंपनीज से? अच्छा, मैंने अमेरिकन की कंपनीज़ के साथ भी काम किया, यूरोपियन के साथ भी, ब्रिटिश के साथ भी और चाइनीज़ के साथ भी। अमेरिकन कंपनीज़ जो हैं वो बिग आइडियाज़ की तरफ जाती हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन की तरफ जाती हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए करती हैं। अब इसके मुतरादिफ जो हमारी हैं चाइनीज़ कंपनी, वो जाती हैं एग्रेसिव एग्जीक्यूशन या रैपिड एग्जीक्यूशन की तरफ। वो क्या करती हैं, दे थिंक दैट देयर इज़ नो परफेक्ट प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। उनके पास एक आइडिया आता है, वो प्रोडक्ट वो मार्केट के अंदर थ्रो इन करते हैं, उसकी जो कस्टमर का फीडबैक होता है उसकी बेस के ऊपर उस प्रोडक्ट को स्लोली इंक्रीज़ करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और उसको नेक्स्ट साइकिल पे लेके जाते हैं, इंस्टेड के वो वेट करते हैं। और जो मेनली है कि चाइनीज़ कंपनी के अंदर हमें जो सीखना पड़ेगा चाइना से और चाइनीज़ कंपनी से कि कोई भी काम करने उसकी ठान लें और उसको स्टार्ट करें और एग्रेसिवली अप्रोच करें और उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर काम करें। हम लोग क्या करते हैं कि हम कम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर इतना टाइम ज़ाया कर देते हैं कि हम रियल एग्जीक्यूशन को नहीं करते। चाइनीज़ कंपनीज आर रियली फास्ट। आप उनके चाइनीज़ वर्किंग प्रोफेशनलिज्म और वर्किंग एनवायरनमेंट को देख लें या लोकल कंपनीज़ को एनवायरनमेंट को देख लें, तो इन सारी चीज़ों को हमें देख के आई थिंक हमें चाइना से ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि ये इंतहाई प्रोफेशनल कंपनी में काम करते हैं और जो उनका वे ऑफ वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली फास्ट है और हमें आल्सो अपना काम उनके लिहाज से तेज़ करना पड़ेगा ताकि हम उनकी स्पीड को मैच करें और उनसे ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। ऐसे ही सर, क्योंकि चीन की बात हो रही है तो चीन तो अब आईटी के हवाले से दुनिया में एक ताकतवर मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इसकी आईटी इंडस्ट्री से क्या सीख सकता है, ख़ास तौर पे सरमायाकारी में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, इस तरह के जो शोबे हैं? आई थिंक चाइना के साथ हमें कोलैबोरेटिव एआई रिसर्च लैब्स को प्रमोट करना चाहिए, हमें एआई लैब्स बनानी चाहिए, हमें बनाना चाहिए कि लैब्स ऐसी हों जिसमें चाइनीज़ और पाकिस्तानी आईटी टॉप टैलेंट इकट्ठा काम करे। और दूसरा सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सलूशन मुझे जो लगता है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस कि जो भी पाकिस्तान का टॉप आईटी टैलेंट है उसको चाइना के अंदर चाइनीज़ जो मेन कंपनीज़ हैं उनके अंदर उनको इंडल्ज करके एटलीस्ट उनको 2-3 महीने वहाँ पे काम करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो देखें कि चाइनीज़ कंपनी कैसे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करती हैं, कैसे वो डेली तौर पे काम करती हैं और आल्सो उनके
सिर्फ टेक्नोलॉजी से हट के उनके काम करने का तरीका क्या है, क्या वो प्रोजेक्ट्स को कैसे डेडलाइंस को मीट करती है, प्रोजेक्ट्स को कैसे अपने एसोसिएट करती हैं अपने वर्कर्स के साथ, और कैसे ये लोग एक प्रोजेक्ट को 0 से 1 पर लेकर जाते हैं। तो अगर पाकिस्तानी टैलेंट वहाँ जाएगा, 1-2 मंथ वहाँ पे गुजारेगा, वहाँ से सीखेगा, और वही पाकिस्तानी टैलेंट वापस आके इस चीज़ों को ब्रिज करके एग्जीक्यूट कर सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसी तरह एआई भी अब जो एक ऐसी फील्ड है जो पूरी दुनिया में अब तो मतलब हर एक शोबे के अंदर एआई का जो है वो रुझान बढ़ता जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान किस तरह कितना रेडी है इसको चैलेंज को लेने के लिए, और स्पेशली फिर पाकिस्तान की आईटी कंपनीज़ जो हैं वो किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, क्या क्या मज़ीद स्टेप्स ले सकती हैं? जी, पाकिस्तान जो है अभी अर्ली अडॉप्शन फ़ेज़ में है, जिसको हम कहते हैं जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई बेसिकली ये है कि आपके क्लाउड एआई, जेमिनी, चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए पाकिस्तानी कंपनी जो है अपनी जो प्रोसेस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसको फास्ट कर रही हैं। अब दुनिया हमसे काफ़ी आगे निकल चुकी है एआई में। वो क्या कर रहे हैं कि वो एआई को हर प्रोडक्ट के साथ उसके इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, उसके अंदर एक एआई का प्रेडिक्टिव एनालिसिस सिस्टम लगाया। वो एनालिसिस इन सिंपल वर्ड्स ये करेगा कि मुझे पता है कि मेरी इस प्रोडक्ट की इस मंथ के अंदर 100 या 50 सेल्स आ रही हैं। वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस बेस्ड ऑन द रियल कंडीशन एंड रियल सिचुएशंस आपको प्रेडिक्ट करके बताएगा कि नेक्स्ट मंथ में आपकी ये सेल्स कितने होंगी, 100 होंगी, 150 होंगी, 200 होंगी। इसी तरह आपको एआई को जो अच्छा, एआई का जो क्वेश्चन है ना, ये लोगों के लिए बड़ा ख़तरनाक क्वेश्चन है। स्पेशली पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि एआई कैन रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, बट फॉर मी एआई कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, बट इट विल रिप्लेस द पीपल who do not know how to use AI. So लोग जिनको AI यूज़ करना नहीं आएगा अगले 5-10 साल में they will be replaced. So I think this is in short, yeah. आपने ख़ुद चीन में काम किया, और आप क्या समझते हैं कि अभी भी बहुत से जो पाकिस्तानी नौजवान हैं वो हायर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के शोबे में करियर के लिए चीन का रुख कर रहे हैं? वहाँ पे बहुत सारी जो ऐसे स्पेशली आईटी के शोबे में तो बहुत अच्छा चीन में तालीम जो है वो दी जा रही है। तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे आजकल की नौजवान नस्ल को जो इस तरफ जिनका रुझान है ज़्यादा? मेरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मशवरा होगा, अपना माइंडसेट चेंज करें। क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ से जो भी टैलेंट जाता है, या तो स्कॉलरशिप पे जाते हैं या वो डिग्री लेने जाते हैं, वहाँ पे इस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि हमने डिग्री लेनी है और वापस आ जाना है। आप जब डिग्री लेने चाइना के अंदर जाते हो, ये आपके लिए एक ब्रिलियंट और सबसे ज़बरदस्त चांस है जहाँ पे आप चीज़ों को सीख सकते हो। आप चीज़ों को किस तरह सीखोगे? आप उनको देखो कि डेली लाइफ में चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज़ कर रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी को हम पाकिस्तान में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके। और रिवर्स इंजीनियरिंग का ये नहीं मतलब कि हम जो चाइना के अंदर चीज़ें देखें कॉपी पेस्ट करके पाकिस्तान में वो चीज़ें काम करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान का आईटी और कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के मुकाबले में इतना स्टेबल नहीं है। सो हमें चीज़ों को कस्टमाइज़ करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सेकेंडली, वहाँ पे जितना टाइम गुजारते हैं नेटवर्किंग करें, इवेंट्स को, एक्टिविटीज़ को में पार्टिसिपेट करें, और चाइनीज़ के प्राइवेट से लेके पब्लिक सेक्टर से एक एक चीज़ सीखें और फिर डिग्री लेकर वापस आएँ। दैट विल बी मोर वैल्यूएबल टू अस। आप आईटी के जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान के अंदर उसको किस तरह से देखते हैं कि आइंदा चंद बरसों में क्या क्या होगा, और पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट के लिए जो है या टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टिंग के लिए दुनिया का नुमाया मुल्क किस तरह से बन सकता है? मुझे लगता है कि अगले 5 से 6 से 8 साल के दौरान पाकिस्तान टॉप 10 जो भी आईटी एक्सपोर्ट कंपनीज़ हैं उसमें इंक्लूड हो जाएगा उसकी लिस्ट में। सेकेंडली, ये एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के तौर पे सामने आएगा, और हमारा जो रिमोट वर्क कल्चर है ये 20 से 30% ज़्यादा इम्प्रूव होगा। लेकिन इसके लिए अगेन हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिसके अंदर हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन, एआई की इंटीग्रेशन एजुकेशन सिस्टम के साथ, और स्टेबिलिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी बहुत क्रिटिकल है हमारे सिस्टम के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और ये हमारी आज जो गुफ्तगू रही सोहेल साहब के साथ
बहुत ही इसके अंदर हमें ऐसी चीज़ें आईटी के हवाले से खुसूसन पता चली और उनके तजर्बे की रोशनी में कि चीन के साथ किस तरह से ना सिर्फ ताउन किया जा सकता है बल्कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उस सारी आईटी के हवाले से जितनी इंफॉर्मेशन है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी जो गुफ्तगू है उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। ख़याल रखिए।